जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 82। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड इट्स टाइप्स। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, इसकी टाइप्स क्या है और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि हमने रिव्यू एंगेजमेंट में भी सीखे थे। लगभग समझिए कि ये ज़्यादातर हिस्सा आज के लेक्चर का 50% के करीब कह लें, आधा रिवीजन ही है। ठीक है जी। चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 22। आज रिव्यू एंगेजमेंट हमने कल डिस्कस कर लिया था। उसमें से आपका कोई क्वेश्चन हो, आपने पढ़ा हो, वैसे छोटा सा था, इजी टॉपिक था। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एंगेजमेंट की तरह जो आज का टॉपिक है ये भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक जगह पे प्रोसीजर हमने कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करना है, लेकिन स्टिल इसे हमने दो लेक्चर में डिवाइड किया कि एक लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर मुनासिब। एक साइकोलॉजिकली लगता है कि शायद कुछ जल्दी हो गया है, तो हमने इस चैप्टर को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया है। हालांकि थोड़ी सी हिम्मत करके एक लेक्चर में भी ये कंप्लीट हो सकता था, लेकिन स्टिल हमने कहा ईजी रखते हैं। सारे सेशन में हमने ईजी रह के कोई ओवरबर्डन तो नहीं फील किया किसी लेक्चर में आपने। एंड में भी कोशिश करेंगे ऐसा ही हो। हाँ, जो हमारा लास्ट लेक्चर है जो कि कब होगा भला, संडे को, नेक्स्ट 19 तारीख को। 19 तारीख को जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, वो उसके अलावा वरना इंशाल्लाह हमारा डेली लेक्चर जो है वो बैलेंस्ड ही होगा जैसा स्टार्ट में होता है। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन, रिव्यू एंगेजमेंट में से कोई क्वेश्चन नहीं? समझ आ गया आपको क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं और क्या परफॉर्म नहीं करने? ये क्लियर? ओके, चलिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपने ये लाजमी देख लेना है ऑडिट का क्वेश्चन है, रिव्यू का क्वेश्चन है, या कि कुछ अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट वाला जो आज का टॉपिक है इसका क्वेश्चन है। उसके मुताबिक आपने कंसेप्ट्स को डिस्कस करना। आज चैप्टर 22 है जी हमारा, एश्योरेंस एंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू। ये चैप्टर पहले नहीं था, मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट में इसने ऐड किया, इससे पहले नहीं था। इसकी रीज़न क्या, सुन लीजिए। जैसे मैंने आपको रिव्यू एंगेजमेंट के स्टार्ट में शायद ये बताया था कि अब जो दुनिया है वो कंपनीज की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करती है। आज से 50-60 साल पहले वैल्यूएट करने का एक ही सबसे बड़ा मेजरमेंट होती थी, प्रॉफिट। अब वो कहते हैं प्रॉफिट के कुछ दूसरे पर केपीआईज भी ज़रूरी है मेजर करना। तो जब तक तो प्रॉफिट रहा, सबका फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे था, हमारे प्रोफेशन का फोकस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन पे था। लेकिन जब यूजर्स का, पब्लिक का फोकस प्रॉफिट के साथ साथ अदर केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे शिफ्ट हुआ, खास तौर पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, जिसे आप सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर कि किसी कंपनी की एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट है, पॉजिटिव या नेगेटिव, खास तौर पे इसको जरूर कंसीडर किया जाता है। तो जब यूजर्स का फोकस फाइनेंशियल से हटके नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे भी बढ़ना शुरू हो गया, नो डाउट अभी भी सबसे बड़ा फैक्टर प्रॉफिट ही है, लेकिन प्रॉफिट के साथ कुछ दूसरे फैक्टर्स को भी अब साथ कंसीडर किया जाता है, मिलाया जाता है, जो दूसरे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं। जैसे एक कंपनी में वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, एम्प्लॉयज की वेलबींग कैसी है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, इन चीजों को भी जो कि डायरेक्टली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं शो करते, लेकिन इनको भी यूजर कंसीडर करते हैं कंपनी को वैल्यूएट करने के लिए, कंपनी की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करते हैं। तो जरूरत फिर इस बात की पेश आई आहिस्ता आहिस्ता, और मजीद आजकल ये जरूरत बढ़ रही है कि जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, उसी तरीके से नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी वेरीफाई किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कंपनी उसमें झूठ बोल दे, ठीक है, कि सर हमारे एम्प्लॉयज जो है, हमने एक इंडेक्स मेंटेन किया है, हैप्पीनेस इंडेक्स, और हमारे एम्प्लॉय उस हैप्पीनेस इंडेक्स में हाईएस्ट पॉइंट पे है, यानी हमारे एम्प्लॉय बहुत खुश है हमसे। अभी है नॉन फाइनेंशियल, लेकिन क्या रेलिवेंट है? बिल्कुल यार, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे
या जो इस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट हासिल करना चाहता है, उन सारे लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत अहम है। हालांकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। क्या इसको भी वेरीफाई करना चाहिए अगर मैनेजमेंट ये किसी जगह क्लेम कर रही है? जहाँ पे बिल्कुल करना चाहिए। और रेगुलेटर की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपनी एक्टिविटीज के बारे में रिपोर्ट बनाइए कि आपकी एक्टिविटीज से पोल्यूशन, तो जाहिर है हर फैक्ट्री, जहां फैक्ट्री चलेगी मशीन ऑन होगी, पोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी क्रिएट होना। तो क्या आपकी एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, क्या उसको काउंटर करने के लिए कुछ आप एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, यानी क्या कोई दरख्त वगैरह भी लगाते हैं या नहीं? यह है एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। कंपनी जब इस बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती है, अक्सर ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि आपने ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। कंपनी खुद से भी फैसला कर सकती है हमने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। तो अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, क्या ऑडिटर को, सीए फर्म्स को इस काबिल होना चाहिए कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी वेरीफाई कर सके? तो भाई यस होना चाहिए। तो बेसिकली इस चैप्टर का थीम कुछ ये है कि चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में बताएगा एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड इट्स टाइप्स। एश्योरेंस क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस है, लिमिटेड एश्योरेंस है, फिर एब्सोल्यूट एश्योरेंस को नहीं प्रोवाइड की जा सकती, ये डिस्कशन होगी। फिर एश्योरेंस एंगेजमेंट की कुछ टाइप्स डिस्कस होंगी, पहले टेक्निकल टाइप्स डिस्कस होंगी, फिर उसके बाद कंसेप्चुअल डिस्कशन होगी। कंसेप्चुअल डिस्कशन में वो आपको इसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर ये बताएगा कि जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, वेरीफाई करना, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी हो सकती है, वो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी हो सकती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में टाइप्स क्या है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी वेरिफिकेशन हो सकती है, उसकी कुछ एग्जांपल बताएगा। और फिर उन एग्जांपल में जो सबसे अहम एग्जांपल है, सबसे कॉमन एग्जांपल कह ले, वो कौन सी होगी? इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग, या दूसरे लफ्जों में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की एग्जांपल। जो एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की एग्जांपल होगी, फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 3 में इसको आगे लेके चलेगा कि ये इंफॉर्मेशन आपने कैसे वेरीफाई करनी है। यानी इस चैप्टर में आपको क्या सिखाएगा? इससे पहले जितने भी चैप्टर्स थे ऑडिट के, उसमें क्या सिखाया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे वेरीफाई करना है, सेल्स को, परचेज को। इस चैप्टर में क्या सिखा रहा है? नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे वेरीफाई करना है। यह यूनिक चैप्टर है आपके सिलेबस में, ठीक है। प्रोसीजर सिंपल है, प्रोसीजर इतने मुश्किल नहीं है। और गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि वो एक ही तरह के प्रोसीजर, लगभग एक ही तरह के प्रोसीजर हर तरह के केपीआई पे यूज हो जाते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जितने की तरह भी हो, वो आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर दी जाएगी जिसको आपने यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। थीम समझ आ गया आपको? ठीक है, तो जरा मुझे बताइए अगर थीम समझ आया कि सीए फर्म जो है, कोई भी सीए फर्म कितनी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है? ब्रॉड कैटेगरी क्या है? 2 तरह की। कौन कौन सी? एश्योरेंस एंगेजमेंट और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? कंपाइलेशन, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और अदर्स, जो कि आपने कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ी होंगी, जैसे टैक्स सर्विसेज, रिक्रूटमेंट सर्विसेज या टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज, या क्लाइंट के बिहाफ पे एम्प्लॉयज को हायर करना, रिक्रूटमेंट सर्विसेज, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया। कंपाइलेशन से मुराद असल में प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही है। एग्रीड प्रोसीजर से मुराद इंटरनल ऑडिट सर्विसेज है। आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वैल्यूएशन सर्विसेज, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स की वगैरह वगैरह, और जितने भी। क्लियर? अच्छा मुझे ये बताइए, वैसे ही एग्जांपल के तौर पे ज़हन में आ गया, अगर क्लाइंट हमसे ये कहे कि सर मेरा मैनेजर अकाउंट्स अचानक जॉब छोड़ के चला गया, आप अपना बंदा 2, 2.5, 3 महीने के लिए हमें दे दे, ये कौन से वाला केस है?
टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज सेकेंडमेंट का केस। अच्छा, और अगर वो ये कहे कि सर टेम्परेरी स्टाफ नहीं चाहिए, आप हमारे बिहाफ पे एक बंदा अच्छा सा हायर करके हमारे पास भेज दें, इसमें बताइए, ये भी नॉन शोर सर्विस है, इसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट सर्विसेज। इसमें क्या थ्रेट राइज होगा? फेमिलियरिटी थ्रेट। क्या हो सकता है आप अपनी फर्म का बंदा ही भेज दें, ऐसा आप प्रेफर कर सकते हैं कि हमारी फर्म से जिसने आर्टिकल्स किए हैं उसी को क्लाइंट में हम इस पोजीशन पे भेज दें। फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो सकता है, एडवोकेसी थ्रेट राइज हो सकता है। कल को अगर उस बंदे ने जिसको हमने रेफर किया वो कोई गलत फैसला कर देगा तो हम उसको डिफेंड करेंगे, नहीं नहीं सर उसने ठीक किया है, क्योंकि हमारे कहने पे जो क्या होगा। ये सीफैप लेवल की केस स्टडी है, यूं ही आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, समझ आया थ्रेड कौन सा? रिक्रूटमेंट सर्विसेज क्या होती है? क्लाइंट के बिहाफ पे हम अगर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। सेफगार्ड क्या होने चाहिए कि हम शॉर्टलिस्ट तो कर लें, इंटरव्यू कर लें, टेस्ट कंडक्ट करवा लें रिक्रूटमेंट सर्विसेज में, लेकिन फाइनल किसको पॉइंट करना है ये फैसला मैनेजमेंट पे छोड़ दें। बहरहाल वापस आए तो सीएफएम इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकती है और नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज भी। इंश्योरेंस सर्विसेज की कौन सी एग्जांपल्स हैं? ना सबसे पहले ना पहले तरतीब से चले, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल की आगे कौन सी एग्जांपल है मजीद? अगर तो लेवल ऑफ एश्योरेंस रीजनेबल है तो उसे बोलते हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर लेवल ऑफ एश्योरेंस मॉडरेट है तो इसे बोलते हैं रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। सबसे अहम एग्जांपल कौन सी है? इन्वायरमेंटल, या इसी को क्या कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। जिसमें कंपनी क्या बताती है कि हमारी एक्टिविटीज एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पोल्यूशन में कोई इजाफा नहीं हो रहा। अगर कहीं पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जिससे पोल्यूशन में इजाफा हो रहा तो हम उसके काउंटर के अगेंस्ट में या तो नए दरख्त उगाते हैं, या ऐसी कंपनीज जो दरख्त उगाने वाली हो उनको हम डोनेशन देते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर, वगैरह वगैरह। बताना ये चाह रहा हूं आपको कि ये जो नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज है ये कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सिर्फ नाम की हद तक हमारे सिलेबस में है, ये आप सारा काम सीफैप लेवल पे जाके सीखेंगे। ये मैं क्रॉस कर रहा हूं सिर्फ ये बताने के लिए कि इनकी डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन के हम कैसे परफॉर्म करते हैं हमारे सिलेबस में नहीं है कैफ लेवल। फिर इसके बाद एश्योरेंस सर्विसेज है, ठीक है। ऑडिट सबसे बड़ी इंश्योरेंस सर्विस है, ये हमने पढ़ ली, लगभग 20-21 चैप्टर में ये पढ़ा। रिव्यू भी एक चैप्टर में था, ये भी पढ़ लिया। यहां पे जो चैप्टर 22 है किससे रिलेट करता है? तो ये भी सारी जो बातें बताई है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में ये सारी डिस्कशन होगी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 एंड 3 में आपको ये बताएगा कि ये सर्विस आपने कैसे परफॉर्म करनी है, केपीआईज को, नॉन फाइनेंशियल केपीआईज को वेरीफाई करना है तो कैसे करना है ये सिखाएगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 सब कुछ डिस्कस करेगा, जनरल कंसेप्ट बिल्ड करेगा आपका। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 3 क्या करेगा? इसको कैसे वेरीफाई करना है ये बताएगा, जो कि हमारा चैप्टर 22 का जो असल में सब्जेक्ट मैटर है वो यही है। यहां तक बताएं, बात समझ आती है? चलिए आइए, अब सारी डिस्कशन जो आगे होगी ना, अब ये सारी थ्योरेटिकल है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 सारे का सारा प्योरली थ्योरेटिकल है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट? एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है पहले कंसेप्चुअली बता दूं, फिर जो टेक्निकल अल्फाज होंगे उनके मुताबिक डिस्कशन करेंगे। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब है कि कोई एक प्रैक्टिशनर होगा जो कि किसी चीज को वेरीफाई करेगा
और वेरीफाई करने के बाद कि वो चीज ठीक है कि नहीं। एक प्रैक्टिशनर होगा जो किसी भी सब्जेक्ट मैटर को, किसी भी चीज को वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद कुछ लोगों को बताएगा कि वो चीज ठीक है या नहीं। ये है हमारा एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें हम वेरिफिकेशन भी करते हैं और रिपोर्ट भी देते हैं, जिसमें हमारा कंक्लूजन या ओपिनियन होता है कि कोई चीज ठीक है या नहीं। इसे कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। आइए जरा देखते हैं डेफिनेशन में क्या कह रहा है। तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है एज इट इज। An assurance engagement is one in which a practitioner obtains sufficient appropriate evidence. और एविडेंस का मतलब क्या है? वेरिफिकेशन कर रहा है। टू एक्सप्रेस ए कंक्लूजन, एक कंक्लूजन देने के लिए। दिस कंक्लूजन enhance the confidence of intended user other than responsible party about subject matter information. सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? किस चीज को वेरीफाई कर, जिस चीज को वेरीफाई कर रहे उसे बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को वेरीफाई कर रहा है, सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो केपीआईज जो बताए गए हैं स्टेटमेंट। ठीक है। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है? ऐसी एंगेजमेंट जिसमें प्रैक्टिशनर वेरीफाई करता है। किस चीज को वेरीफाई करता है? वो ये लिखा हुआ है, obtain sufficient appropriate evidence का मतलब क्या है? वो वेरीफाई करेगा और फिर कंक्लूजन देगा। किस चीज के ऊपर कंक्लूजन देगा? कि कोई सब्जेक्ट मैटर यानी जिस चीज को वेरीफाई किया है वो ठीक है कि नहीं। एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन समझ आती है? सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है एश्योरेंस एंगेजमेंट की? सबसे ज्यादा मोर देन 80% जो दुनिया में एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होती हैं कौन सी है? ऑडिट एंगेजमेंट्स। और इसके अलावा भी कोई एग्जांपल्स हैं? यस, रिव्यू एंगेजमेंट्स भी हैं। और भी एग्जांपल हैं एश्योरेंस की। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एग्जांपल। लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या है? अगला कंसेप्ट, लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या है? लेवल ऑफ एश्योरेंस का मतलब क्या है? एश्योरेंस का मतलब है वेरिफिकेशन करना। ठीक है, वन वर्ड आंसर। कंसेप्चुअली एश्योरेंस का मतलब क्या है? किसी चीज की वेरिफिकेशन करके थर्ड पार्टी को रिपोर्ट बना के देना। ये है एश्योरेंस एंगेजमेंट। लेवल का मतलब क्या है? कि जो आपने वेरिफिकेशन करनी है कितनी डेप्थ तक करनी है। टोटल 3 लेवल हैं डेप्थ के, 2 पॉसिबल हैं, 1 पॉसिबल नहीं है। वो लेवल कौन कौन से हैं? अगर आप मॉडरेट लेवल की टेस्टिंग करते हैं, मॉडरेट लेवल की वेरिफिकेशन करते हैं, तो ऐसी एश्योरेंस एंगेजमेंट को बोलते हैं लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। आपको पता ही है इसमें फिर ओपिनियन की वर्डिंग क्या होती है? क्या? बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट काज टू बिलीव ब्ला 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 ब्ला। डन। एश्योरेंस एंगेजमेंट का दूसरा लेवल क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस, जिसमें हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। उसमें पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन होता है, मतलब in our opinion financial statement give true and fair view in accordance with applicable financial reporting framework blah blah blah. Done? तीसरा लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट, परफेक्ट लेवल ऑफ 100%। यानी यूं समझ लीजिए कि जो रिव्यू है ना, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, इसमें हम 70% के करीब वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, मॉडरेट। ऑडिट में 95% के करीब कर रहे होते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या है? 100% वेरिफिकेशन। यहीं पे हमारे ऑडिट का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आपके सामने आने वाला है। 2 सवाल पूछूंगा, पहले सवाल का जवाब आपने देना है, दूसरे सवाल का जवाब मैं दूंगा। देखें, अभी तक हमने क्या सीखा कि जो एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है ये सीख लिया। क्या होती है कंसेप्चुअली बताया एश्योरेंस एंगेजमेंट? जिसमें किसी भी चीज की वेरिफिकेशन करते हैं सब्जेक्ट में। ओके, एश्योरेंस के कितने लेवल होते हैं? मतलब कितनी डेप्थ तक जाके टेस्टिंग की जाती है? 3 कौन कौन से? लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मेरा सवाल आपसे सिर्फ एक, 3 लेवल ऑफ एश्योरेंस है, इनमें से एक लेवल ऑफ एश्योरेंस ऐसा है जो कि हम क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं कर सकते कभी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस।
अगला सवाल, क्यों नहीं कर सकते? अब ये मुझसे पूछना है आपने। बताइए कौन सा लेवल ऑफ इंश्योरेंस है जो हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं कर सकते? एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब 100% गारंटी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एक रुपए तक ठीक है। अगला सवाल क्या, क्यों हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते? इसका जवाब देखिए, एक तो बड़ी कॉमन चीज, एक तो वो है जो कि हर बंदे को, चाहे वो ऑडिट का स्टूडेंट नहीं भी है ना, उसको भी पता है क्या, कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। इंसान कोई भी काम करेगा, गलती का चांस है। पहली रीजन ये, ह्यूमन मेक्स एरर। खास तौर पे जब जजमेंट्स अप्लाई करनी होती हैं तो उसमें गलती हो जाती है। इंसान खता का पुतला है, इसीलिए वो कोई भी काम करेगा, बाकी सारी चीजें परफेक्ट भी चले ना, हालांकि बाकी चीजें भी परफेक्ट नहीं चलती, लेकिन फर्स्ट करें बाकी भी चले ना, यही एक रीजन काफी है ये समझने के लिए कि गलती हो सकती है, कोई चीज रह सकती है, एब्सोल्यूट प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी तैयारी कर ले, 100 जितनी मर्जी तैयारी कर, आप कभी 100% श्योर नहीं हो सकते कि पेपर पास होगा। कामयाबी नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में है। हाँ, बाकी बात कुछ असूल हैं। असूल क्या है? वो भी अल्लाह ताला के बनाए हुए असूल है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, भी अल्लाह ताला ने बनाया असूल है, ये भी इंटैक्ट है। लेकिन क्या मुझे बताइए, डॉक्टर कभी है जो अपने काम की 100% गारंटी दे कि ऑपरेशन हमेशा कामयाब होगा? नहीं, उसे पता नहीं, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। वकील गारंटी देगा 100% के भाई केस जीता जाएगा? नहीं। क्या कोई टीचर 100% गारंटी देता है कि सब्जेक्ट पास हो जाएगा, आके मुझसे पढ़े? नहीं। और अगर कोई देता है तो प्रोफेशनल हैं आप, आपको उस धोखे में नहीं आना। आपको पता होना चाहिए क्या कि गारंटी किसी काम की, दुनिया का कोई प्रोफेशनल 100% गारंटी अपने काम की नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तो इसी तरीके से जब दुनिया के दूसरे प्रोफेशनल अपने काम की गारंटी नहीं दे सकते, तो ऑडिटर भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब सवाल तो फिर वही है कि भैया दूसरे सब्जेक्ट्स की छोड़ो, दूसरे प्रोफेशनल की छोड़ो, वो पता चल गया जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, इसीलिए डॉक्टर जो है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता। भाई वो बात समझ आ गई, तुम अपनी बात करो, तुम्हारा कौन सा जिंदगी मौत का मसला है? ऑडिट प्रोफेशन, आइए ऑडिट प्रोफेशन में भी रीजन है। कुछ रीजंस क्या है क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जा सकती? ये देखिए, ये उसने 3 लेवल ऑफ एश्योरेंस बताए हैं, और अब नीचे क्या बताने लगा है, क्या क्यों ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड। इन रीजंस को कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट उस चीज को कहते हैं जो हर जगह मौजूद, अनकंट्रोल्ड हो और हर जगह मौजूद हो। ठीक है, यानी अगर मेरे में कोई प्रॉब्लम है, मसला है, और इन भाईजान में नहीं है, तो वो इनहेरेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई मसला मेरे में भी है, इन भाईजान में भी है, ये बहन में भी वो मसला है, उनमें वो मसला है, तो वो इनहेरेंट है। जैसे हम सब में इनहेरेंट प्रॉब्लम है, हम उड़ नहीं सकते। हम सब में इनहेरेंट प्रॉब्लम है, हम अमर नहीं है, एक ना एक दिन हमने मर जाना है। इनहेरेंट प्रॉब्लम है ये इशू, जो ये लिमिटेशंस है ना हमारी, हम ता क़यामत जिंदा नहीं रह सकते, हम उड़ के कहीं भी नहीं जा सकते। ये क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन जो बाय बर्थ हमारे साथ। उसी तरह ऑडिट प्रोफेशन के साथ कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है। वो ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान में है, सिर्फ यूएसए में है, सिर्फ यूके में नहीं, वो पूरी जहां जहां ऑडिट है वहां वाली लिमिटेशन है। वो क्या है वो सुन लें। और इन्हीं रीजंस की वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर पाते। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, मार्क कर लीजिए ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव, पूरा ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लेकिन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आएगा, गुड न्यूज ये आपके लिए, गुड न्यूज रिप्रोडक्शन। वैसे मुझे केस स्टडी वाले क्वेश्चन ज्यादा पसंद है, पता क्यों? केस स्टडी में एग्जैक्ट वर्ड्स मैच करने की जरूरत नहीं होती, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन जो होता है ना, इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने होते हैं, लगभग एग्जैक्ट वर्ड्स, लगभग। ठीक है, हाँ 12। लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो स्टूडेंट कहते हैं सर हमें तो रिप्रोडक्शन वाला आसान लगता है। एक तो ये कि सोचना नहीं पड़ता, बस ठक 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 छाप दिया, छाप दिया, छट। और दूसरा रिप्रोडक्शन में ये भी होता है, हमें पता चल जाता है कितना सही कितना गलत हम मार्क्स या असेसमेंट कर। केस स्टडी में तो कुछ पता ही नहीं चलता, बाज़ का अपनी तरफ से सही लिख के आते हैं, वो पता चलता है गलत, क्योंकि रिक्वायरमेंट को सही नहीं पढ़ा।
बस बात अपनी तरफ से लिखते हैं गलत, वो सोल्यूशन के साथ मैच नहीं होता लेकिन पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट तो सेम होता है। ये थोड़ा सा चलता रहेगा, आपको बताइए स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी वेरी करता है। जो स्टूडेंट हमारे टिपिकल एजुकेशन सिस्टम से आते हैं, ऐसे जहाँ पे स्कूलों कॉलेजों में रटा सिखाया जाता है, और ज़्यादातर आपको होता है हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, रटा सिखा, ऐसा ही है ना, रटे लगवाते रहते थे, कुछ होता। आपको क्या लगता है ये अनजाने में हो रहा है कि जानबूझ के? क्यों भला? क्योंकि नौकरों की ज़रूरत है हमें, एम्प्लॉयज़ की, जो सोचने समझने की सलाहियत ना हो, जिनको जो काम दिया जाए बस चुप करके वो। और आप देखिए यही माइंडसेट प्रैक्टिस में लोगों का होता है। ये माइंडसेट कहाँ से डेवलप होता है? स्टूडेंट लाइफ से। हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योर की, बिजनेसमैन की, डिसीजन मेकर्स की ज़रूरत नहीं है। वो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे वो कहते हैं वो हम पे छोड़ें, आपने क्या करना है। एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वाहियात घटिया, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, इंतहाई घटिया वाहियात एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का। इससे बेहतर है बच्चे 10-12 साल याशी करें, घूमते गेम्स खेलें, नावल चावल पढ़े। छोटा होता ना, अब चूंकि छोटा सा टॉपिक है, टाइम भी है, तो वेस्ट तो करना है, तो गपशप हो जाए। मैं शायद पहले बताया, मेरे घर में 2 बातों की वजह से मार पड़ते थे मुझे नावल पढ़ने का बहुत शौक होता था, ठीक है, वो तीसरी क्लास में मैंने पहली कहानी पढ़ी थी सिलेबस से हटके। और दूसरा गेम्स खेलने का बहुत शौक था, वो मुझे नहीं याद कब से है, मतलब जब से मैंने होश संभाला अपने आप को एक गेम की दुकान पे जाते देखा है, और मुझे आज दोनों का फायदा हो रहा है। नहीं GT6 वाला नहीं, हम नहीं, अब वो छोड़ दिया। अब वो क्या फायदा कि अब गेम्स खेलने की वजह से ना मैं सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट पैदा हो गया। अब मैं कोई सॉफ्टवेयर में नई डेवलपमेंट करता हूँ, नई चीज़, कोई कोडिंग करता हूँ, कोई नई चीज़, कोई नए ऐप, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं गेम में मैं नई स्टेज पे पहुंच गया, वो फीलिंग आई। और पढ़ने का फ़ायदा ये हुआ कि अब सिर्फ कोर्स की किताबें नहीं, बल्कि दूसरी किताबें भी मैं आराम से रीडिंग पावर बढ़ गई मेरी, ठीक है। डिफरेंट लोगों का राइटिंग स्टाइल ना मैं अब्जॉर्ब करने के काबिल हो गया हर एक, क्योंकि जो हमारी बुक्स होती है उनका एक तरह का राइटिंग स्टाइल होता है, उन्होंने बनाया होता है एक तरह का, तो आप उसी के मुताबिक पढ़ते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा डिफरेंट राइटिंग स्टाइल, किस तरीके से वेरिएशन आती है वगैरह वगैरह, उस तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे इसका फायदा हुआ। बहरहाल रूटीन से हट के तो बेहतर है ये, बजाय ये कि 10-12 साल हटा। मेरा दोस्त था, मैंने ये भी बात पहले मैं अक्सर बताता होता हूँ, वो नेशनल बैंक में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, कहता है एक दफ़ा एक फेमस यूनिवर्सिटी नाम नहीं मैं लूँगा उसका, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, कि इंटर्नीज आए 4 थे, 2 मेल और 2 फीमेल, कोई इस तरह 4 इंटर्नीज आए। कहता है पहले दिन आए, मैंने उन्हें सिर्फ इतना, ग्रेजुएट थे वो, गालबन BBA किया था उन्होंने। इंटर्नीज आए, सिर्फ इतना कहा कि आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है कि हमारा जिस डिपार्टमेंट में आपको हमने एलोकेट किया वो आपको पसंद नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में रोटेट कर दिया जाए। वो कहता है मैंने सुबह उनको कहा 10-11 बजे, शाम को 4 बजे मैंने कहा एप्लीकेशन दिखाए, नहीं लिखी थी। कहने लगे सर ये तो हमें किसी ने सिखाई नहीं कि ये एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। ये हाल है, ग्रेजुएट बंदा, फेमस यूनिवर्सिटी, लाखों रुपया दे के, और ये हाल है कि एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। तो क्या एजुकेशन सिस्टम, छोड़ो इसको, स्कैम है, स्कैम। 2 स्कैम सबसे बड़े हैं, जितनी जल्दी समझ लें आपके लिए उतना बेहतर है। ये आपका तो है टाइम, अब आपके जो आगे बहन भाई हैं छोटे, जो आपके बच्चे होंगे ना, उनके लिए मैं आपको थोड़ा सोचे, आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सोचे कि बच्चा क्या सीख रहा है। साल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए। ये तीसरी क्लास में पूरा साल बच्चा इतना टाइम लगाएगा, स्कूल कॉलेज, स्कूल वाले इतनी फीस लेंगे पूरे साल की, ट्यूशन वाले इतनी लेंगे, और फिर उसके बाद भी पेरेंट्स पे भी बर्डन होता है, आपने ये भी करवाना, ये भी करवाना, ये भी। इसके बदले में साल के बाद आपने सोचना है कि बच्चे में वो कौन सी चीज़ है जो साल पहले नहीं थी, वो कौन सी स्किल है, वो कौन सी एबिलिटी है जो साल के बाद है। ये वैल्यूएट ज़रूर करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अपने छोटे बहन भाइयों का, इन द नेक्स्ट जनरेशन में अपने बच्चों का, कि ये वो क्या सीख रहे हैं। तो 2 स्कैम है बहुत बड़े, जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। एक है एजुकेशन स्कैम, ये बहुत बड़ा स्कैम है, ठीक है। प्रोफेशनल जो है ना, ये CA वगैरह है, ICMA है, ऐसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फिर भी बहुत बेहतर है, इसमें आपको चीज़ें सिखा। आपको लगता है ना बड़ा टफ है, बड़ी असाइनमेंट, बड़ी जल्दी मसले मसाइल, ये आपके लिए अच्छी चीज़ें, आप सीख रहे हैं नई नई चीज़ें। लेकिन एकेडमिक क्वालिफिकेशन तबाही फिर है, और अल्लाह माफ़ करे क्या मैं कहूँ, थोड़ा कल्चर भी हमारा ऐसा है, नाच गाने प्रोग्राम फुल सारा माहौल दिया, क्योंकि उन्हें पता होता है हमारी टारगेट ऑडियंस इस लेवल पे आके ना किस इंस्टीट्यूट में जाना, ये बच्चा खुद डिसाइड कर रहा होता है,
और इस एज में आपको पता है क्या चीजें अट्रैक्ट करती है, जो चीजें अट्रैक्ट करती हैं वो शो करवाते हैं और चलो भाई उधर। एजुकेशन स्कैम और दूसरा है फाइनेंशियल स्कैम। फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है, ये गरीब क्यों गरीब रहता है, अमीर क्यों अमीर होता है, एलन मस्क कैसे, क्या पैदाइशी ऐसा था, वो कैसे हुआ अमीर, ये चीजें सीखे। ठीक है, ये आपको मैं डिटेल नहीं बता सकता आपको, जाहिर है टॉपिक भी नहीं है हमारा। नहीं, आपने खुद सर्च करनी है ना। जो चीज आप खुद सर्च करें वो ज्यादा बेहतर है। सिर्फ छोटा सा, अब देखें मैं भी कोई साइंसदान तो नहीं हूँ, मतलब मैं भी एलन मस्क की तरह अमीर होता हूँ कैसे, लेकिन जो सुना है थोड़ा बहुत अपने इर्द गिर्द देखा है, अप्लाई होता, वो क्या है कि जो अमीर लोग होते हैं वो हार्ड वर्किंग नहीं होते, हार्ड वर्किंग वाले अमीर नहीं होते, ये छोटे होते हैं। मैं 5वीं क्लास 6ठी क्लास में था, एक डाइजेस्ट था उसके अंदर पढ़ता था, तो एक लतीफा सा था, लेकिन असूल था मेरे जहन में बैठ गया कि अगर कोई मेहनत से अमीर होता तो दुनिया की सबसे अमीर मखलूक गधे होते। गधे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, अमीर मखलूक वो होते, वो नहीं है। मेहनत से कोई अमीर नहीं होता, जहानत से कोई अमीर नहीं होता। आप देखेंगे बहुत से सेठ साहब हैं, क्या आता है, अंगूठा छाप है, पढ़े लिखने से कोई अमीर नहीं होता। ये होता ना पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनेंगे, बड़ा अफसर बनेंगे, वो 60-70s में होता था, नेशनलाइजेशन जब होती थी 70s में। अब नहीं ऐसा होता, पढ़ लिख के कोई अफसर, कितने आपके इर्द गिर्द पढ़ लिख के अफसर बन गया। हाँ, जॉब सरकारी जॉब मिल जाती है, प्राइवेट अच्छी पोजीशन की जॉब मिल जाएगी, लेकिन जब तक जॉब है तब तक सेटलमेंट है, जैसी जॉब गई फारग। पढ़ने लिखने से अमीर नहीं होता, मेहनत से नहीं होता, जहानत से नहीं होता, किससे होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी से। अपॉर्चुनिटीज देखना और रिस्क लेना उस अपॉर्चुनिटीज में। एम्प्लॉय माइंड पर्सन जो अपने आप को सिक्योर कंफर्टेबल रखना चाहता है, कभी रिस्क नहीं रहेगा, हमेशा गरीब रहेगा। बाकी जाहिर है ये सिर्फ मैं आपके साथ समझ लीजिए कि छोटे मोटे असूल जो सिवा, बाकी जिसकी किस्मत में अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है वो रिस्क तो उसको मिलना ही है। लेकिन जो दुनिया में मैं देखा असूल काम करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कोई निज़ाम असूल बनाए हुए हैं ना, तो वो असूल। बहरहाल चले, बात कहाँ की कहाँ से निकल गई, किधर थे हम, एब्सोल्यूट एश्योरेंस पे। टाइम जाया कर देते यार। तो क्या आईटेक कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से। क्या है इनहेरेंट लिमिट, पहला आईटेक यूजेस सैम्पलिंग रादर देन टेस्टिंग एवरी आइटम। समझ आ गया। वो आईटेक कहता है भैया मैं सारी ट्रांजैक्शन 100% नहीं चेक करता, तो मैं 100% एश्योरेंस कैसे दे सकता हूं। हमने कहा अच्छा तो तुम्हें किसने रोका, क्यों नहीं 100% चेकिंग करते। उसने कहा भाई 100% में टाइम चाहिए, कम से कम 4 साल चाहिए। आपका इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, वो इतनी ट्रांजैक्शन करता है, हमने हमारे लोग भी कम है, चले 4 साल ना से कम 1 साल तो चाहिए ना। आप इन्हें 1 साल में जितनी ट्रांजैक्शन की है, वेरिफिकेशन में भी तो हमें उतना टाइम लगेगा, और फिर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। फीस जो आप दे रहे हैं ना 5 लाख सिर्फ, वो बढ़ के 20 लाख हो जाएगी। ओनर कहते हैं नहीं रहने दे, 100% में 95 भी चलेगा। आप देखें 95% सर्विस अगर आपको 5 लाख में मिली है, 100% अगर फर्ज करें मिल भी जाए 20 लाख में, लेंगे आप? नहीं ऑब्टेन करेंगे, 95 पे काम, ठीक है ओके। मोस्ट एविडेंस इज परसुएसिव नॉट कंक्लूसिव। इसका मतलब क्या है, परसुएसिव का होता है सेटिस्फैक्टरी, जो रीजनेबल एश्योरेंस देता हो। कंक्लूसिव एविडेंस वो होता है जो एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता हो। परसुएसिव का मतलब है जो तसल्ली बख्श हो, जिस रीजनेबल एश्योरेंस मिलती हो। कंक्लूसिव का मतलब ऐसा एविडेंस जो परफेक्ट, उसके बाद 1% भी गुंजाइश नहीं शक शुबे की। याद रखिएगा हमारे प्रोफेशन, ऑडिट प्रोफेशन में परसुएसिव एविडेंस चाहिए होता है, लेकिन लीगल प्रोफेशन में कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए होता है। प्रोफेशन का फर्क है। कोर्ट में कोई फैसला जाएगा ना, किसी के ऊपर कत्ल का केस है, वो फैसला परसुएसिव एविडेंस में नहीं होगा जब तक विदाउट एनी डाउट ये साबित ना हो जाए कि कत्ल इसने किया है, फैसला नहीं होता। यानी वहां कंक्लूसिव एविडेंस है। लेकिन हमारे प्रोफेशन में कौन सा एविडेंस चाहिए होता है, परसुएसिव। इन भाईजान का अगर झगड़ा ना, भाई ये गाड़ी बाइक मेरी है, ये बाइक मेरी है, ठीक है, इन्होंने कहा सर ये देखे कागजात मेरे पास है, गाड़ी मेरे नाम पे है। आप यकीन, अगर ये गाड़ी के कागजात आपको दिखाएं, आप यकीन कर लेंगे कि ये गाड़ी या मोटरसाइकिल इनकी है। अमूमी तौर पे किसी के पास अगर गाड़ी के पोजेशन भी है, गाड़ी के कागजात भी है, तो ये इस बात का सबूत है कि गाड़ी उसकी। हमारा ऑडिट प्रोफेशन इसको एज एविडेंस एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन याद रखें ये परसुएसिव एविडेंस है, यानी ज्यादातर कंक्लूसिव नहीं।
हो सकता है गाड़ी चोरी की हो और इसने डॉक्यूमेंट्स 2 नंबर बनाए हो, क्या गाड़ी के कागजात 2 नंबर नहीं बन सकते? कोर्ट में जब ये केस जाएगा, कोर्ट फैसला इस बेस पे नहीं करेगा डॉक्यूमेंट, कोर्ट क्या करेगा भला, वो कहेगा जो मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है ना, मोटर व्हीकल, वहां पे जाके उसके रिकॉर्ड में देखो ये गाड़ी, ये नंबर किसके नाम पे है, चेजिस नंबर गाड़ी का, वो है कंक्लूसिव एविडेंस। तो हमारे प्रोफेशन में कौन सा एविडेंस होता है, जो कि है सेटिस्फैक्ट्री, कंक्लूसिव एविडेंस। तो जब कंक्लूसिव एविडेंस, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत गलती का चांस तो रहता है, हालांकि काफी हद तक तसल्ली कर लेते हैं, थोड़ा बहुत गलती का चांस फिर भी रहता है। तो मोस्ट ऑफ द एविडेंस क्या है, परसुएसिव। ये परवेसिव नहीं है, कुछ स्टूडेंट इसको परवेसिव, परवेसिव वो दूसरी चीज है, जो मिस स्टेटमेंट परवेसिव है, मटेरियल है, वो अलग है। ये परसुएसिव है, परसुएड करना, किसी को मुतमिन करना। एग्री करते हैं जी हमारे पास? 2 रीजन। तीसरी रीजन, इंटरनल कंट्रोल्स ऑलवेज कैरी सम इनहेरेंट लिमिटेशन। हम कहते हैं मैनेजमेंट हम पे इल्जाम लगा रहे हो, हम ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं देते? आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कौन सा एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है? आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी तो वीक है, और उस वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट रह जाती है। याद है ना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक हो तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट बढ़ जाता है। हम कहते हैं तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम परफेक्ट होता ना, तो हम भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम परफेक्ट होता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती ना होती। तो जब मैनेजमेंट ने कहा सर हम भी तो, आप इंसान हैं, आपसे गलती हो सकती, हम भी तो इंसान हैं, हमें आप हमें माफ कर दें, हम आपको माफ करते हैं। हमने कहा ठीक है, जैसे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल होती हैं, उनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट रह सकती हैं, उसी तरह इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है कि हम हो सकता है सारी मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर पाए। क्लियर जी? चलिए आगे चलते हैं। अब ये स्टूडेंट कहने लगा सर आपने क्लास में वॉल्यूम 2 के सारी केस स्टडी क्यों नहीं करवाई, सारी क्यों नहीं करवाई वॉल्यूम 2 की केस स्टडीज, सारी करवानी चाहिए थी। मैंने कहा अच्छा चलो सारी नहीं दी, 60-70% डिस्कस हो गई। वो 60-70% सारी होम असाइनमेंट किया आपने? नहीं किया। अपना सिस्टम वीक है। मैंने कहा ठीक है, आप फिर मुझे माफ कर दो, मैं आपको माफ कर देता हूँ, आई कैप दोनों का उड़ेगा। नहीं पॉसिबल ना, क्यों नहीं पॉसिबल? हर केस स्टडी एब्सोल्यूट, हर के आप बताइए, ऑडिट वॉल्यूम 2 की हर केस स्टडी क्लास में करवाना क्यों नहीं पॉसिबल? टाइम लिमिटेशन है, फीस लिमिटेशन है, करवाना होगा उसके पैसे भी ज्यादा लगेंगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा। नहीं आप कहते हैं नहीं सर वो रीजनेबल हो, रीजनेबल एश्योरेंस से काम चलेगा 95%, क्योंकि आई कैप कहता है 50% में भी पास कर दूंगा। तो उस्ताद 95% की तैयारी करवाएगा, स्टूडेंट ने उसमें से 80% करना है, 80% में से 60% आएगा पेपर में, तो उसमें से अटेम्प्ट कर के हो सकता है 50% मार्क्स इंशाल्लाह आ ही जाए। आई क्या भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस एक्सपेक्ट नहीं करता उनसे। फ्रॉड इन्वॉल्विंग कोलूजन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इज हार्ड टू डिटेक्ट। कहता है एरर हो ना, एरर वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है। फ्रॉड जानबूझ के, सोच समझ के, प्लानिंग के साथ लोगों को मिला के सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स के जरिए से किया जाता है, जिसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। एस्टिमेट्स और जजमेंट्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिन्हें वेरीफाई करना मुश्किल है। एक्सपेंस कितना हुआ ये आप एक्यूरेसी के साथ वेरीफाई कर सकते हैं, रिपेयर एक्सपेंस कितना हुआ, लेकिन प्रीमियम फॉर बैड डेट का एक्सपेंस ठीक है कि नहीं ये नहीं वेरीफाई कर सकते, क्योंकि ये तो अगले साल कंफर्म होगा। डेप्रिसिएशन, वारंटी प्रोविजन ये नहीं कर सकते। तो एस्टिमेट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जजमेंट्स, इनकी वजह से वेरीफाई नहीं कर सकते। ऑडिट वर्क इज permitted by professional judgment which may be faulty, यानी ऑडिट वर्क इज डन बाय, पता नहीं मुश्किल लफ्ज क्यों लिखा गया। ऑडिट वर्क इज डन बाय, एग्जीक्यूटेड बाय, परफॉर्म्ड बाय जजमेंट। ऑडिट वर्क में भी तो जजमेंट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट जजमेंट परफॉर्म करती हैं, जिनकी वजह से हम उसे एक्यूरेटली वेरीफाई नहीं कर सकते। ऑडिट प्रोसीजर में भी तो ऑडिटर की जजमेंट होती है। हो सकता है किसी सिचुएशन में प्रोसीजर कोई और बेहतर हो, हम कोई और प्रोसीजर लगा दें। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन आपको बताइए। ये 6-7 रीजन है जिनकी वजह से एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड। तसल्ली से एक दफा पढ़ ले, अगर कोई ऐसी रीजन है जो आपको समझ में नहीं आ रही तो पूछ ले।
भी आगे चले। अब है एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब है एक एश्योरेंस एंगेजमेंट के में कितनी चीजें होती हैं। अब चूंकि आप सारी एश्योरेंस एंगेजमेंट से गुजर आए हैं, आप इस कंसेप्ट को बड़ी आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, उसकी 3 टाइप्स क्या हैं, कौन सी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर सकते। ठीक, अब अगर हम एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करते हैं, उसमें कितने हिस्से होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, पार्ट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो एक एश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स। 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, उसके बाद एविडेंस और एश्योरेंस रिपोर्ट। ठीक है, एश्योरेंस रिपोर्ट। 3 पार्टी रिलेशनशिप मतलब दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टीज होंगी। एक होगा ऑडिटर, एक होगी मैनेजमेंट, तीसरे होंगे यूजर्स। ऑडिटर को बोले प्रैक्टिशनर, मैनेजमेंट का मतलब रिस्पॉन्सिबल पार्टी। जेनेरिक टर्म में अगर बात करें, ऑडिटर को जनरली प्रैक्टिशनर बोलेंगे, मैनेजमेंट का बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और शेयर होल्डर की बजाय जनरल या कॉम्प्रिहेंसिव टर्म कौन सी यूज करेंगे? यूजर्स। तो किसी भी एश्योरेंस एंगेजमेंट में कितनी पार्टीज हैं? कौन कौन सी? यूजर्स, मैनेजमेंट यानी रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और प्रैक्टिशनर। मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्यों कहते हैं भला? क्योंकि जिस चीज को हमने वेरीफाई करना है वो बनाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। 3 पार्टी रिलेशनशिप समझ आ गया। सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर वो चीज जिसको वेरीफाई कर रहे हैं। वो अक्सर क्या होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। 3 पार्टी रिलेशनशिप समझ आ गया, सब्जेक्ट मैटर आ गया। फिर इसके बाद क्या है? सुटेबल क्राइटेरिया। यानी आप ये नहीं कह सकते, फर्ज करें मैं ये कहता हूं भाईजान चेक करो ये इधर भाई जो एब्सेंट है आज, देखो वो मजहबी है कि नहीं। क्या है? वो मजहबी है कि नहीं। इन भाईजान ने अगले दिन आके मुझे रिपोर्ट दी, सर सारा दिन 24 घंटे इसके साथ रहा हूं, बिल्कुल मजहबी नहीं है, ये एक नमाज इसने जाके मस्जिद में नहीं पढ़ी, मस्जिद में क्या घर में भी नहीं पढ़ी इसने, बिल्कुल मजहबी नहीं है। हालांकि बाद में पता चला वो क्रिश्चियन है। अब मुझे ये बताइए, अगर हमने वैल्यूएट करना है तो क्राइटेरिया होगा, और क्या हर एक का क्राइटेरिया एक है? वेरी करता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई क्रिश्चियन है, हमने उसके बारे में वैल्यूएट कर मजहबी है कि नहीं, क्राइटेरिया कुछ और होगा, उसके लिए रेलिवेंट क्राइटेरिया कुछ और है। अगर कोई मुसलमान है, उसके लिए रेलिवेंट क्राइटेरिया कुछ। तो सिर्फ सब्जेक्ट मैटर होना नहीं काफी, आपने जब सब्जेक्ट मैटर को चेक करना है तो ये देखना है कि सब्जेक्ट मैटर किस क्राइटेरिया के मुताबिक बना है। कभी वो क्राइटेरिया आईएफआरएस होगा, उसे फिर आईएफआरएस के साथ मिला के देखना है आईएफआरएस के मुताबिक है कि नहीं। कभी वो जनरली एक्सेप्टेड काउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक होगा, उसके साथ मिलाना है। कभी टैक्स बेसिस काउंटिंग के मुताबिक, टैक्स रूल्स के मुताबिक होगा, उस सूरत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टैक्स रूल्स के साथ मिलाना है। कभी कैश बेसिस होगा, कभी कंपनीज रेगुलेशंस होंगी, जो भी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का कोई एक रूल थोड़ा ही है। तो इसका मतलब है हमने सिर्फ सब्जेक्ट मैटर देख के वेरिफिकेशन शुरू नहीं कर देनी, ये भी देखना है सब्जेक्ट मैटर किस क्राइटेरिया की बेस पे बना है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक उसकी प्रिपरेशन देखनी है। हर जगह आईएफआरएस फिट नहीं करना। भाई कुछ बात समझ आई? तो कितने हो गए एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट? 3। अभी तक कौन कौन से हुए? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर और सूटेबल क्राइटेरिया। अब आगे एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या है कि भाई आपने जो बताना है ना, ओपिनियन देना है, वो घर बैठ के नहीं बताना, एविडेंस ऑब्टेन करना है, भागदौड़। और एविडेंस कैसे मिलता है? प्रोसीजर परफॉर्म करके। तो जो चौथा एलिमेंट है, यानी जो चीज होना जरूरी है एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए, वो क्या है?
ऑडिटर ने एविडेंस ऑब्टेन किया हो। ऑडिटर ने जब सब्जेक्ट मैटर को वेरीफाई करना है कि वो सूटेबल क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं, तो घर बैठ के वेरीफाई नहीं करना, बल्कि एविडेंस ऑब्टेन करना है जिसका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना जरूरी है। एविडेंस ऑब्टेन करना है जिसका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना जरूरी है। नेक्स्ट एलिमेंट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, ये पता ही है ना आपको। सफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, एप्रोप्रिएटनेस इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ एविडेंस। सफिशिएंसी के फैक्टर्स थे, एप्रोप्रिएटनेस के फैक्टर थे, जो ज़हन में नहीं आ रहे बाप के, है ना, ये रिवीजन नहीं की। फिर लास्ट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, क्या करना है अब भाई? वो काम जो आखिरी और सबसे अहम काम है वो करो। वो क्या है? रिपोर्ट, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। एश्योरेंस रिपोर्ट दो। ऑडिट रिपोर्ट नहीं बोला उसने, एश्योरेंस रिपोर्ट बोला है। क्यों बोला? तो जनरल वर्ड क्यों यूज कर रहा है यहाँ पे? ताकि ये हर तरह की एंगेजमेंट पे डेफिनेशन फिट हो जाए, ऑडिट पे भी हो जाए, रिव्यू पे भी हो जाए, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे भी हो जाए, इसलिए जनरल वर्ड। वरना यहां पे प्रैक्टिशनर की बजाय वर्ड ऑडिटर भी बोल सकता था, तो रिव्यू पे तो फिर ऑडिटर का लफ्ज फिट ना होता। हाँ भाई, एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट समझ आ गए? कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। शाबाश। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। अभी तो पढ़ा है वो, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस था, लेवल ऑफ एश्योरेंस था। ये टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट है, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस नहीं है। अगर कोई पूछे टाइप्स ऑफ एश्योरेंस बताओ, लेवल ऑफ एश्योरेंस बताओ, क्या बोलेंगे? एश्योरेंस, एब्सोल्यूट, रीजनेबल, लिमिटेड। और अगर कहे टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट बताओ, और डायरेक्ट। ठीक है। वैसे बाजू का रीजनेबल एक और, क्योंकि देखे जैसे कॉस्ट काउंटिंग में पढ़ते हैं ना, कॉस्ट की डिफरेंट टाइप्स है। कॉस्ट की डिफरेंट टाइप पढ़ते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अलग है, मार्जिनल अलग है, क्योंकि डिपेंड करता है एनालिसिस किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। एक्सपेंसेस, काउंटिंग में भी एक्सपेंसेस अलग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अलग है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग है, वगैरह वगैरह। तो उसी तरीके से एश्योरेंस एंगेजमेंट के भी डिफरेंट टाइप्स है। एक हम एश्योरेंस या एश्योरेंस एंगेजमेंट को क्लासिफाई करते हैं रीजनेबल है कि लिमिटेड है, एक क्लासिफिकेशन दी है। एक और क्लासिफिकेशन भी है, वो कौन सी है? अटेस्टेशन एंगेजमेंट या डायरेक्ट एंगेजमेंट। अटेस्टेशन एंगेजमेंट को जर्शन बेस्ड एंगेजमेंट भी कहते हैं, डायरेक्ट एंगेजमेंट को डायरेक्ट रिपोर्टिंग भी कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे नहीं समझ आएगी, क्लैरिटी नहीं होगी, एग्जाम्पल से बात समझ आएगी। हमने एश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ा, यानी हमने किसी चीज को वेरीफाई करना है, हमने किसी चीज को वेरीफाई करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? दो तरीकाकार है, एक अटेस्टेशन एंगेजमेंट, दूसरा अटेस्टेशन को जर्शन बेस भी कहते हैं। कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर आप सवाल पूछूंगा, आपने सवाल का जवाब देना है, तो मुझे पता चलेगा कि ठीक है। पहले डेफिनेशन पढ़ ले, क्या क्या कह रहा है? अटेस्टेशन एंगेजमेंट है जिसमें रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी मैनेजमेंट कोई सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करेगी, प्रैक्टिशनर उसको वैल्यूएट करेगा और फिर रिपोर्ट देगा। तो डायरेक्ट एंगेजमेंट क्या है? जिसमें प्रैक्टिशनर व डायरेक्टली सब्जेक्ट मैटर को वैल्यूएट करेगा, यानी मैनेजमेंट अलग से नहीं बना के दे रही, ऑडिटर खुद से ही प्रैक्टिशनर उसको वेरीफाई कर रहा है, मैनेजमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन लिए बगैर, और फिर रिपोर्ट दे रहा है। रिपोर्ट में सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन भी है और कंक्लूजन भी है, कंक्लूजन भी है। ठीक है। इन भाईजान एग्जाम्पल सुन ले। किसकी एग्जाम्पल भला? अटेस्टेशन एंगेजमेंट और फर्ज कीजिए एक एंगेजमेंट आई हमारे पास नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। ये भाईजान कह रहे हैं सर
आपने वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? ये भाई मेहनती हैं कि नहीं, ये मेहनती हैं कि नहीं, बताए। पहला तरीका क्या है? मैंने कहूं अच्छा जिस चीज को वेरीफाई करना है आप लिख के दो, लिख के दो। इसने लिख के दिया, ये फर्ज किए, क्या नाम है भाई का? खिजर भाई। इन्होंने कहा जी खिजर भाई एक मेहनती तालिब इल्म हैं, ये स्टेटमेंट लिख दी। मैंने इसको चेक किया, सारा दिन काम करते रहे, मैंने कहा वाकई मेहनती है। अब मैं क्या लिखूंगा? मैं अलग से सफा बनाऊंगा, उस पे लिखूंगा ये जो स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने दी है ये स्टेटमेंट ठीक है। फर्क समझ आए? अब असल में पूरी बात दो चीजों को मिलकर बनी, एक वो स्टेटमेंट या असर्शन या स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने दी है, और ऑडिटर ने वो स्टेटमेंट नहीं दी बल्कि क्या बोला कि ये स्टेटमेंट ठीक है। समझ रहे? स्टेटमेंट अलग, रिपोर्ट अलग। ये है अटेस्टेशन एंगेजमेंट कि मैनेजमेंट ने एक असर्शन दी, मैनेजमेंट ने एक स्टेटमेंट दी, हमने उसको वेरीफाई करके अपनी रिपोर्ट दी। दूसरा तरीका भी है इसका, क्या? मैं भाईजान रहने दे, आपने कुछ नहीं करना, मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं। क्या मैं किसमें क्या लिखता हूं? खिजर भाई एक मेहनती इंसान है और हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। फर्क समझ रहे हैं? अब जिस चीज को वेरीफाई किया है वो भी हमने ही, अब मैनेजमेंट नहीं आई इसमें। अब जिस चीज को वेरीफाई किया वो भी किसने लिखी रिपोर्ट के अंदर? एक ही रिपोर्ट के अंदर दो चीजें आ रही है, जिस चीज को वेरीफाई किया वो भी और जैसे वेरीफाई किया वो भी। यह है डायरेक्ट रिपोर्टिंग। अटेस्टेशन एंगेजमेंट में आपके सामने जिस चीज को वेरीफाई करना है वो अलग चीज है, और फिर वो ठीक है कि नहीं उसकी रिपोर्ट अलग बनती है, उसकी रिपोर्ट अलग बनती है। तो ये कौन सी वाली एंगेजमेंट? अटेस्टेशन। और डायरेक्ट एंगेजमेंट में क्या होता है? एक ही रिपोर्ट जिसमें प्रैक्टिशनर स्टेटमेंट भी लिखेगा और प्रैक्टिशनर ही ये भी बोलेगा कि ये ठीक है। ठीक है, तो मुझे बताइए जो ऑडिट परफॉर्म करते हैं ये कौन सी एंगेजमेंट है? जो हाँ टेस्टेशन। क्यों भला? एक थोड़ा सा एग्जांपल को सिंपलीफाई करके आपके सामने रख रहा हूं। फर्ज कीजिए कि एससीसीपी ने यह कहा कि लिस्टेड कंपनीज के केस में ऑडिटर्स अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन करके हमें बताएंगे कि ये अर्निंग पर शेयर किस कंपनी की क्या है। अब ऑडिटर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अर्निंग पर शेयर खुद कैलकुलेट कर रहा है और नीचे साइन स्टैंप करके कह रहा है कि ये कैलकुलेशन ठीक है। ये कौन सी वाली? डायरेक्ट। और अगर एससीसीपी कहता है कि अर्निंग पर शेयर मैनेजमेंट कैलकुलेट करेगी, ऑडिटर ये बताएगा कि ये ठीक कैलकुलेशन है कि नहीं। टेस्टेशन। जिस स्टैंडर्ड में ये फर्क है बताया ना, उस स्टैंडर्ड में उसने एक बात की हुई है कि दुनिया में ज्यादातर एंगेजमेंट्स, गैस करें, टेस्टेशन एंगेजमेंट है। टेस्टेशन एंगेजमेंट, ऑडिट भी टेस्टेशन, रिव्यू भी टेस्टेशन, बाकी भी अदर में ज्यादातर। तो इसलिए डायरेक्ट एंगेजमेंट आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, प्रैक्टिस में भी इसकी एग्जांपल रेयर है ज्यादा, लेकिन बारह फर्क समझ आ गया ना क्या? यानी इसमें दो स्टेटमेंट्स होंगे, दो चीजें होंगी, एक मैनेजमेंट की तरफ से, एक ऑडिटर। इसमें सारा काम ऑडिटर ने करना। ठीक है, जैसे अश्योरेंस ऑन द फैक्टर इंटरनल कंट्रोल के मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे अप्लाई किया। अच्छा, इसके बाद जब हमने बता दिया टेस्ट, अब हमें एग्जांपल्स बता रहा है अश्योरेंस एंगेजमेंट। आपने मुझे सिर्फ इन एग्जांपल में इतना बता देना है कौन सी वाली एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑडिट है, कौन सी रिव्यू है। डन? और कौन सी ना ऑडिट है ना रिव्यू है।
कौन सी ऑडिट है, कौन सी रिव्यू है, कौन सी नॉन फाइनेंशियल। बल्कि इसको भी छोड़े, सिंपल आपने ये सारी एग्जाम्पल को पढ़ के आगे व्हाट इज प्रोवाइडेड को पढ़े बगैर एग्जाम्पल से मुझे अंदाजा लगा के बताना है कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है अश्योरेंस या अश्योरेंस ऑन नॉन फाइनेंशियल है। डन। क्योंकि जो अश्योरेंस ऑन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके रूल अलग है, उसकी वेरिफिकेशन का तरीका अलग होना चाहिए थोड़ा सा। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले बताइए एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इसमें किस चीज को वेरीफाई करते हैं, तो ये कौन सी हुई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिव्यू एश्योरेंस एंगेजमेंट है, किस चीज को वेरीफाई करते हैं, एश्योरेंस ऑन अकाउंट्स रिसीवेबल शेड्यूल, यानी सिर्फ डेटर को वेरीफाई करना। किसको, ये भी एक है, ये सीफैब लेवल का कंसेप्ट है। एश्योरेंस क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ डेटर को वेरीफाई कर सकते हैं। बताइए ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन है कि नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, करेक्ट। नेक्स्ट एश्योरेंस ऑन प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोफार्मा कहते हैं बजट, फ्यूचर की, प्रोफार्मा कहते हैं बजट, बजट इसके साथ चाहे लिख ले बजट। क्या बजट को भी, ये सीफैब लेवल का कंसेप्ट है, ये पूरा स्टैंडर्ड है, अकाउंट्स रिसीवेबल पूरा स्टैंडर्ड है 805, प्रोफार्मा 3400 3410, ये आगे स्टैंडर्ड है प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो बताइए बजट को क्या हम बजट को भी वेरीफाई कर सकते हैं? अजीब बात, वो बजट जो अब फ्यूचर का है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यस, कैसे करते हैं सीफैब में सीखेंगे। बताइए ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन है कि नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल। इंटरनल कंट्रोल की वेरिफिकेशन पाकिस्तान में होती है, यूएसए में होती है। पाकिस्तान में असूल है इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते। आईएसए के मुताबिक जहां जहां आईएसए इंटरनल कंट्रोल के मुताबिक ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते, इंटरनल कंट्रोल पे नहीं ना करते ओपिनियन, हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं रिपोर्ट में। ऐसा ही है ना, इंटरनल कंट्रोल के बारे में सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं, वो भी इसलिए कि ताकि डिसाइड कर सके रिस्क कम है कि ज्यादा है, हमारे प्रोसीजर डिसाइड हो जाए। ओपिनियन नहीं देते, लेकिन क्या ओपिनियन दे सकते हैं? अगर इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देते हैं, ये बताइए अश्योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इन्वायरमेंटल केपीआईज, नॉन फाइनेंशियल। कंप्लायंस विद ग्रांट टर्म्स, किसी ने डोनेशन दी और उस डोनेशन के साथ कुछ शराइत लगा दी। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये देखना कि डोनेशन कितनी खर्च हुई, कितनी बाकी रह गई है, ये फाइनेंशियल है। ये नहीं पूछ रहा टर्म्स एंड कंडीशन की कंप्लायंस हुई है कि नहीं, नॉन फाइनेंशियल है। कि नीडी लोगों को ही दी गई, जिस पर्पस के लिए बोला था उसी पर्पस के लिए डोनेशन दी गई। एश्योरेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंप्लायंस, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, सस्टेनेबिलिटी के अंदर ही ये एग्जाम्पल कवर हो जाती है एनवायरमेंटल, लेकिन अलग से कह दिया, ठीक है। कौन सी वाली है, नॉन फाइनेंशियल। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस रिव्यू, कंट्रोल्स को हम चेक कर सकते हैं तो रिस्क प्रोसेस को भी चेक कर सकते हैं, ये भी नॉन फाइनेंशियल है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी रिव्यू, तो इसका मतलब एश्योरेंस एंगेजमेंट में फाइनेंशियल एग्जांपल भी आ सकती हैं, डन। क्या कोई दुनिया में ये सारी एश्योरेंस एंगेजमेंट है? दुनिया, सारी दुनिया इन्हीं एश्योरेंस एंगेजमेंट से भरी हुई है कि कहीं कोई नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स भी हैं? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कंपाइलेशन एंगेजमेंट, कंपाइलेशन कौन सी एंगेजमेंट को बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। इसका दूसरा नाम काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज भी है, जिससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है अगर राइटर खुद परफॉर्म करे। क्या सेम पर्सन को एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस सर्विस दोनों परफॉर्म करनी चाहिए? ये डिबेट है। इसका जवाब है क्योंकि इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। शाबाश। लेकिन याद रखिएगा, स्टैंडर्ड ने स्ट्रेट अवे कोड ऑफ एथिक्स स्ट्रेट अवे रिफ्यूज नहीं किया हुआ, उसे क्या डिपेंड करता है, लिस्टेड है तो ना करो, अनलिस्टेड है तो ये कुछ कंडीशन वगैरह कंडीशन पड़ी हुई है। और क्या क्या नॉन एश्योरेंस सर्विसेज, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, जिसमें ऑडिट नेचर की सर्विसेज होते हैं लेकिन ऑडिट होता नहीं है। क्या है?
हम हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर कोई पुलिस वाला है, रिटायरमेंट के बाद किसी कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर लग जाए, तो जॉब की नेचर वही है, आने जाने को चेक करना, गड़बड़ करना, तलाशी वगैरह लेना, कोई क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने, लगभग जॉब की नेचर वही है। लेकिन ये एग्रीड अपॉन है, जो बॉस कहेगा। पहले जो हुकूमत ने कहती थी वो उसके ऊपर अमल होता था, अब जो कंपनी का बॉस कहेगा उसके ऊपर अमल होता है। नेचर ठीक। तो यही एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में फर्क है। काम उसी तरह का है, लेकिन एग्रीड अपॉन प्रोसेस में वो काम करने हैं जो क्लाइंट बोले। देखिए यही सही नहीं। इसमें से एक जो एग्जांपल होनी चाहिए थी और नहीं है, वो बताए कौन सी है? एग्रीड अपॉन प्रोसेस। लेकिन हमने पढ़ लिया उसको, डन जी। इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रिक्रूटमेंट सर्विसेज मैंने आपको बता दिया ना। वैल्यूएशन सर्विसेज भी के क्लाइंट के एसेट को वैल्यू करना। कौन से फाइनेंस, जैसे शेयर्स है, वैल्यूएशन सर्विसेज से हमेशा आपके जहन में ये है, क्लाइंट ने शेयर्स खरीदे थे, क्लाइंट हमें कह रहे हैं उस शेयर की वैल्यूएशन कर दो, तो अगर तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है तो हम वैल्यूएशन कर देंगे, क्योंकि वो बहुत आसान है, उसमें कोई जजमेंट नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अनलिस्टेड कंपनी की होगी तो उसमें जजमेंट है, बड़ी अमाउंट हो तो हम परफॉर्म नहीं करेंगे। एश्योरेंस इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद एश्योरेंस एंगेजमेंट और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में फर्क क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? अब इसके बाद से कहानी पता है कौन सी? ये इतनी एग्जांपल बताइए एश्योरेंस की और नॉन एश्योरेंस की। इसके बाद सिर्फ आगे एक एंगेजमेंट में चलना है, बाकी सारी एग्जांपल्स इधर ही दफन हो जाएंगी। किस एंगेजमेंट में चलना है? हाँ जी, नॉन फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, वो कल पढ़ेंगे, फिर कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा हम स्पीड तेज करते, थोड़ा इधर उधर की बातें ना करते तो निपट भी सकता था, लेकिन आपके जहन में ये बात आ जाती एक दिन में। अच्छा ये भी नहीं कि एक दिन में एक चैप्टर करवाया, फिर जनरल कर देते, जनरलाइज एक दिन में एक चैप्टर हो रहा। एक दफा मैंने फिर फैसला, मैंने कहा आइंदा जिंदगी खत्म होता भी हुआ ना एक दिन में नहीं करवाना 2 दिन में लेगा। अभी जल्दी, इतनी जल्दी क्या करेंगे? चले एक दो छोटे छोटे, अभी टाइम है ना, अभी टाइम तो गुजारना, टाइम तो पूरा करने ना बैठा। नहीं अच्छा चले एक दो छोटे छोटे सवाल है, उसके बाद चले जाएगा। इस चैप्टर से हट के सेल्स को वेरीफाई करना आता है? सेल्स को वेरीफाई, क्रेडिट लिमिट क्या होती है? क्या क्रेडिट लिमिट एक गुड कंट्रोल, एक कंपनी कस्टमर को सेल करने से पहले क्रेडिट लिमिट चेक करती है, क्रेडिट लिमिट के अंदर अमाउंट हो तो फिर क्रेडिट सेल करती है, वरना नहीं करती। गुड कंट्रोल के बैड कंट्रोल? गुड कंट्रोल। एग्जाम में अगर कहे कि क्रेडिट वेरिफिकेशन नहीं हो रही तो आप बता देंगे बैड कंट्रोल। ओके। एक कंपनी हर 3 महीने के बाद अपने डेटर्स को अकाउंट स्टेटमेंट भेजती है ताकि बैलेंस कंफर्म हो जाए। गुड कंट्रोल के बैड कंट्रोल? खागे मार, बैड है ये। क्यों भला? हर महीने भेजनी चाहिए, 3 महीने बाद थोड़ी। ये वीकनेस है, समझे हैं? आप क्या समझे थे? हर नो को आप कह देंगे ये वीकनेस है, और हर यस को कह देंगे ये स्ट्रांग है। अगर मैं आपके सामने कोई स्टेटमेंट रखूं, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है कि वीक है। अच्छा अगली एग्जांपल सुने, ये तो सेल्स की थी। परचेज की, जब भी चीजें हम खरीदते हैं तो सप्लायर, जो हमारा सप्लायर होता है, हम उन्हें कहते हैं भैया कौन सा वाला सप्लायर सबसे कम रेट पे हमें ये चीज देगा। जो कहता है सबसे कम रेट पे चीजें देगा उसे कहते हैं भैया बेच दो। बैड क्यों? क्वालिटी। अब आया लाइन पे, शाबाश, ये वीक कंट्रोल है। चीजें सप्लायर लेके आया, हमने कहा चीजों की जरूरत है, फौरी तौर पे गोदाम में भेज दो। गुड कंट्रोल का वीक? क्यों वीक कंट्रोल बता? क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन तो कर ले, सही है कि गलत? वो डिफेक्टिव माल ही ना आगे चला जाए। बिल्कुल ठीक है। पेरोल की जो प्रिपरेशन कर रहा है वही पेरोल शीट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बैड कंट्रोल क्यों? सेग्रीगेशन ड्यूटी के में क्या मतलब? यहाँ पे क्या होना चाहिए था?
बस ये ना वो फेक एम्प्लॉय को ऐड करके एम्प्लॉय भी फेक ऐड करे और पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला अलग हो, ताकि वो चेक कर लेना भैया तो बंदा आएगा फिजिकली तो उसे पैसे दूंगा। अब अगर ये फ्रॉड करने वाला पेरोल वाला बंदा एक अपनी सैलरी लेगा और दूसरा फेक एम्प्लॉय की सैलरी लेने पहुंचेगा ना, वो पहचान लेगा, कहेगा भाई तुम अभी तो सैलरी लेके गए हो। ये कंट्रोल हम लगाते थे ना बचपन में, हमारे वालिदैन जब कोई चीज बांटनी होती थी तो दरवाजे पे खड़े, आपने तो पता नहीं जुबाना देखा कि नहीं, दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाते थे हैं, और फिर कोई एक बंदा ऐसा आता था थोड़ी देर बाद दोबारा आ जाता था, पकड़ लेते थे, अभी तो लेके गए तब नहीं पता था ये ऑडिट का क्या असूल है। आइडेंटिटी कंफर्म करें, डुप्लीकेट पेमेंट रिस्क है, ठीक। सीएफओ के पास जो भी वाउचर्स आते हैं, सीएफओ मैनेजर अकाउंट से पूछता है भाई सारी चीजें चेक कर ली है ना, वो कहता है सर सारी चीजें चेक कर लिया, सीएफओ ने साइन कर देता है। क्यों, इसमें क्या मसला है? उसको वेरीफाई करके क्यों, अगर नहीं करता तो चेक कर तो लिया मैनेजर अकाउंट ने, दो दफा काम हो गया, फिर क्या मसला है इसमें? क्योंकि अगर मैनेजर अकाउंट ने फेक पेमेंट की है तो फिर वो कौन चेक करेगा? ठीक है, बात समझ आ रही है? वो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद छुट्टी आपकी। ये जो मैंने छोटे छोटे आपको क्वेश्चन पूछे हैं कुछ केस स्टडी से निकाल के, ये कौन सा टॉपिक है? इंटरनल कंट्रोल। शाबाश शाबाश, ठीक है। और ये वो है जो आईकैप उस स्टाइल में कोशिश किया मैंने जिस स्टाइल में आईकैप टेस्ट करता है। तो इसी तरह अगर आपको बगैर पढ़ाए कुछ इस तरह के क्वेश्चन दे दूं या ऑनलाइन, तो आप एफर्ट कर लेंगे? क्योंकि देखिए, एक होता है रिप्रोडक्शन, एक होता है कि आईकैप जिस टॉपिक की केस स्टडी की प्रैक्टिस टेस्टिंग कर रहा है वो केस स्टडी के स्टाइल में होना चाहिए ना, कि रटे लगवाना शुरू कर दूं, वो भी लगवा देंगे, बेफिक्र हैं, वो कम 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 यानी टू द पॉइंट। लेकिन असल चीज क्या? स्किल। ये स्किल क्या थी, लिखे जरा। आज हमने क्लास में छोटी सी प्रैक्टिस की कि इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या यूं कह ले, आज हमने क्लास में इंटरनल कंट्रोल वीकनेस आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस की। आज हमने क्लास में इंटरनल कंट्रोल वीकनेस आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस की। आज हमने क्लास में छोटी सी इंटरनल कंट्रोल वीकनेस आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस की। लेकिन सर ने यह नहीं बताया कि वीकनेस को ठीक कैसे करना है। लेकिन सर ने यह नहीं बताया वीकनेस को ठीक कैसे करना है। लेकिन हमें पता है कि ठीक कैसे करना है। जो गलत हो रहा है वो ना हो, और जो सही नहीं हो रहा वो हो। ये है ठीक कैसे करना है। नहीं समझ आए? देखिए, वीकनेस क्या होती है? जो काम होना चाहिए नहीं हो रहा, वीकनेस है। और जो नहीं होना चाहिए, एक आदमी को बहुत सी ट्रांजैक्शन में डील नहीं करना चाहिए, कर रहा है, वीकनेस। तो सजेशन क्या होगी? ना करे, अलग अलग डील हो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर महीने नहीं बन रही, ये वीकनेस है, सजेशन क्या होगी? चाहिए। तो जो काम हो रहा है, एक बंदा 3-3 लोगों का काम कर रहा है, वीकनेस है, सजेशन क्या होगी? ना करे। और अगर रिकंसिलिएशन हर महीने नहीं बन रही, ये वीकनेस है, सजेशन क्या होगी? सर भाई समझे? तो वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं आप, पक्का? जरा मुझे आखिरी बात बता दीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज ज्यादा है? मैं वीकनेस आइडेंटिफाई करना कि सजेशन? वीकनेस। क्यों भला? क्योंकि सजेशन वीकनेस को उल्टा दो वो सजेशन हो जाएगी। सजेशन कैसे बनेगी? तो आज हमने क्लास में छोटी सी प्रैक्टिस की कि वीकनेस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर इसकी सजेशन कैसे देनी है। सजेशन कैसे देनी है? वीकनेस को उल्टा दो। अगर वीकनेस है कि कोई काम नहीं हो रहा तो होना चाहिए, और अगर वीकनेस है काम हो रहा है
कभी कहा होना भी कोई वीकनेस हो सकती है। यस, एक ही पर्सन पेरोल शीट बना भी रहा है, वही डिस्ट्रीब्यूट कर भी रहा है। आम बंदा कहेगा 2 लोगों का काम कर रहा है, बहुत अच्छा। ऑडिटर कहेगा नहीं, ये 2 नंबरी कर रहा है, ये 2 लोगों का काम नहीं, 2 नंबरी भी कर सकता है। समझे? नहीं, कुछ समझ नहीं आया। इंटरनल करने नहीं कुछ है। ये अगले लेक्चर में फिर और मजीद प्रैक्टिस, मैं और सवाल निकाल के लाऊंगा, ठीक है, फिर आपसे पूछूंगा। डन? एंड में 5, 7, 10 मिनट किस तरह की प्रैक्टिस होती रहे, कोई मसला तो नहीं है? ओके, होता भी तो क्या था, जो काम करवाना उस्ताद तो कराना। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।